हीरो। वाओ, ये ड्राइवर है या हीरो? साशा की फ्रेंड साथ को देखकर हैरान थी। वो गाड़ी से टेक लगाए इनका इंतजार कर रहा था। हीरो माय फुट। ड्राइवर तुम्हें नजर नहीं आता मेरे हाथों में कितना सामान है? बदतमीजी से कहती वो इस पर बरस पड़ी। साथ ने खामोशी से सारा सामान गाड़ी में रख दिया। वो गरीब गांव से नौकरी करने शहर आया। नाकामी पर ड्राइवर की जॉब करने लगा। साशा एक बिगड़ी हुई बदतमीज लड़की थी। एक दिन रात गए तक वो पार्टी में थी जब नशे में धुत साशा को दो लड़के कमरे में ले गए। दोनों ने इसके कपड़े उतार दिए। तभी साथ ने अचानक साशा की तलाश में दरवाजा खोला। सामने वो बरहना पड़ी, अपना सब कुछ। चलो ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाना, वैसे मैं बहुत लेट हो गई हूँ। वो जूस पीने के साथ साथ मोबाइल भी चला रही थी। साथ ने यूनिवर्सिटी की लोकेशन ऑन करके मोबाइल गाड़ी के डैशबोर्ड पर रख दिया था। साशा की आंखें फट पड़ी। आज ड्राइवर अकबर की जगह कोई बैठा था। क्या तुम्हें रास्ते मालूम नहीं है? वो इस नए ड्राइवर को गुस्से से देख रही थी। जी मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको लोकेशन की मदद से यूनिवर्सिटी पहुंचा दूंगा। साथ ने धीमे और मजबूत लहजे में जवाब दिया था। उफ अल्लाह, डैडी भी पता नहीं किस किस को रख लेते हैं नौकरी पर। बड़बड़ाते हुए वो फाइल में मौजूद नोट्स को तरतीब देने लगी। वो बहुत महारत से ड्राइविंग कर रहा था। ठीक 15 मिनट बाद जब इसने गाड़ी यूनिवर्सिटी के सामने रोकी तो महक हैरान रह गई। अकबर तो इसे तकरीबन आधे घंटे में यूनिवर्सिटी पहुंचाता था। गाड़ी से उतरकर इसने ठग से दरवाजा बंद किया। वो थोड़ी दूर ही गई थी जब साथ गाड़ी से उतरकर इसके पीछे आया। मैडम, ये आपकी फाइल रह गई थी गाड़ी में। वो पलटी फिर हैरान रह गई। भला इतने अहम नोट्स को कैसे भूल सकती थी? ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ होने में 15 मिनट पहले तो मैं कॉल करके बुला लूंगी। जी मैडम, लेकिन मेरे मोबाइल में आपका नंबर मौजूद नहीं। मेहरबानी होगी अगर आप मुझसे अपना नंबर दे दें तो इस तरह मुझे भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, मेरा नंबर नोट कर लो। वो इस अपना मोबाइल नंबर देती पलट गई अपनी फ्रेंड्स की तरफ, जहां पर वो बेसब्री से इसका इंतजार कर रही थी। साथ गाड़ी में बैठकर वापस चला गया क्योंकि इसके मोबाइल पर बेगम साहिबा की कॉल आ रही थी। लेकिन साशा की फ्रेंड्स इसके सर हो गईं। कौन था ये डैशिंग हीरो? तुमने नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया और बताया भी नहीं। बकवास मत करो, इसकी औकात नहीं मेरा हीरो बनने की। ड्राइवर है वो मेरा। इतना हैंडसम ड्राइवर? क्या सोचकर तुम्हारे डैडी ने इसे ड्राइवर रखा है? समझ से बाहर है। इसकी फ्रेंड हैरान थी। वो गुस्से से कहने लगी, अब वो ड्राइवर इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि तुम लेक्चर छोड़कर इसकी बातें लेकर बैठी हो। मुंह बनाते वो इन्हें अपने साथ क्लासरूम में ले आई। लेकिन शाम को डिनर की टेबल पर वो डैडी के सामने गुस्सा कर रही थी। ये क्या है, आप हर किसी को नौकरी पर रख लेते हैं, भले किसी को रास्ते मालूम हो, ड्राइविंग का पता हो या नहीं, लेकिन आपका काम है दूसरे लोगों की हमदर्दी में आकर इन्हें जॉब देना। क्या हुआ, मेरा लाडला बेटा आज इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? डैडी हमेशा इनसे बेटी नहीं बेटा कहते थे। वो मुंह बनाते हुए कहने लगी, पता भी है वो जो ड्राइवर नया रखा है आपने, ऐसे रास्तों का इल्म भी नहीं है। लोकेशन यूज करके आज मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने गया था। किसकी साथ की बात कर रहे हो तुम? अरे वो तो बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर है। इसने अपना लाइसेंस वगैरह दिखाया, हर चीज क्लियर करवाई थी, तभी तो मैंने इसके जॉब दी थी। वैसे भी वो तो हसन के रेफरेंस से आया था मेरे पास, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी में कोई नौकरी नहीं, तो मैंने इसे ड्राइवर की नौकरी पर रख लिया। अच्छा होगा ना, एक भरोसे वाला बंदा हमारे घर में नौकरी करेगा, मुझे भी टेंशन नहीं होगी। डैडी ने इसे तफसील से समझाया था। फिर भी डैडी, आपको कुछ तो ख्याल होना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरी नहीं देनी चाहिए। तभी सामिया बेगम ने इसे घूर कर देखा। मुझे तो वो बहुत भला नौजवान लगता है, इतना तमीज तहजीब वाला, इतने मुहज्जब अंदाज में बात करता है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। सामिया बेगम भी इसकी तारीफ कर रही थी। साशा मेरी तरह चिढ़ गई। सुबह से वो सादनामा सुनकर पक चुकी थी। पहले इसकी फ्रेंड्स ने बिला वजह इसे इसका बॉयफ्रेंड समझ लिया और ऊपर से जूबी तो इसके सर हो गई। यार मुझे नंबर दिला दो इस हीरो का। पागल तो नहीं हूं, मेंटल केस। दुनिया भरी पड़ी है इससे ज्यादा खूबसूरत लोगों से और तुम इसका नंबर मांग रही हो। इसने जूबी को खामोश करवा दिया था, लेकिन दिल ही दिल में इससे चिढ़ हो रही थी। वो अपने बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी। करोड़ों का कारोबार था बहरोज आफंदी का, जिसे वो अकेले ही संभाल रहे थे। मालो दौलत इतनी थी कि इनसे संभालना भी मुश्किल था। अक्सर रिश्तेदार इनकी दौलत की वजह से इनके सामने सर तक झुकाने को तैयार हो जाते, लेकिन वो एक नेक दिल
नेक फितरत इंसान थे। कभी भी कोई नौकरी के लिए दरख्वास्त लेकर आता तो वो कहीं ना कहीं जगह बनाकर इसे सेट कर देते। हसन इनका कुलीग का बेटा था। इसने सिर्फ एक कॉल की थी साद के लिए। फिर जब कोई जगह ना मिली तो इन्होंने साद को अफंदी हाउस में ड्राइवर की जॉब पर अच्छी नौकरी पर रख लिया। वो एक पढ़ा लिखा, हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था। साथ ही से महारत से ड्राइविंग का तजुर्बा भी था। साद को नौकरी की बहुत जरूरत थी। वो गांव का रहने वाला नौजवान था। माँ को बहुत सी उम्मीदें थी। वो शहर चला नौकरी करने के लिए, लेकिन 2 महीने से भटकता फिर रहा था। इतनी आसानी से भला इससे नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तभी से ना चाहते हुए भी हसन से राब्ता किया। वो इसका यूनिवर्सिटी फेलो था। साथ को मालूम था कि वो एक ऊंचे घराने से है। तभी इसने नौकरी की दरख्वास्त की तो हसन ने इसे तसल्ली दी कि वो कहीं न कहीं इसकी नौकरी लगवा देगा। फिर 15 दिन बाद ही वो बहरोज अफंदी के सामने खड़ा था। अपनी माँ का इकलौता और लाडला बेटा होने के बावजूद इसके मिजाज में बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी थी। वो लड़ने मरने से ज्यादा झुकने वाला इंसान था। अगर सामने वाला इससे कड़क लहजे में बात करता तो वो भी लहजा धीमा रखता था, लेकिन अगर बात इसकी इज्जत या जान पर होती तो वो शायद जान देने से भी पीछे ना हटता। अभी भी शहर आते हुए इसकी माँ आंसुओं से रोई थी। मैं क्या करूंगी तेरे बगैर अकेली। अकेली कहाँ है, 2 पागल लड़कियां हैं ना तेरे साथ। इसने अनम और मरियम के सर पर चपत लगाई, जो भाई के शहर जाने पर खुद भी आंसू बहा रही थी। अभी इतने आंसू मत बहाओ, अपनी रुखसती के लिए भी बचा कर रखो। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। दोनों शर्मा गए। इनकी शादी करने की जिम्मेदारी भी साथ के ऊपर थी। अब्बा तो जब ही दुनिया से रुखसत हो गए थे, जब वो इंटर में था। करीब ही चचा चची का घर भी था। वो चचा से अम्मा और बहनों का ख्याल रखने का कहकर खुद अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरे करने के लिए शहर चला आया। इसकी नौकरी का पहला दिन था, लेकिन साशा जिस बदतमीजी से इसे मुखातिब कर रही थी, इसने इसके अंदाज को नजरअंदाज किया। अमीर बाप की इकलौती बेटी है, नखरा तो होगा। ये सोचकर वो इससे बात करने में एहतियात बरतने लगा। अलबत्ता बहरोज अफंदी की बेगम साहिबा बहुत ही अच्छी आदत की मालिक थी। शुरू से अच्छे अच्छे कपड़े पहनने और कट शर्ट में रहने का शौक था। कुछ अम्मा इससे शहजादा बनाकर रखती तो कुछ शहर में पढ़ाई की वजह से इसे अच्छे कपड़े पहनने का सलीका था। साशा टेरेस पर खड़ी मोबाइल पर रील्स देखने में मगन थी, जब अचानक इसकी नजर साद पर पड़ी। व्हाइट शर्ट, मस्टर्ड पैंट सलीके से बाद माथे पर जमाए जो चौकीदार से बातचीत कर रहा था। इसे देखकर बिला वजह गुस्सा आया था। ड्रेसिंग देखो जरा इसकी, जैसे किसी कोहकाफ का शहजादा है। इसने नखूद से मुंह फेर लिया, फिर अपने कमरे में चली आई। आज इतवार होने की वजह से यूनिवर्सिटी भी ऑफ थी। इसका इरादा था शाम को वो मॉल जाएगी। जुबी और सेलिना भी इसे चलने का कह रही थी। फिर डन लिखकर इसने इन्हें मैसेज टाइप किया था। खुद नहाने चल पड़ी। ड्राइवर गाड़ी निकालो, मैं आ रही हूँ। ऐसे कॉल करके वो तैयार होने लगी। फिर जैसे गाड़ी में बैठी इसकी ड्रेसिंग देखकर वो नाक मुंह चढ़ाने लगी। इसे लग रहा था कि साथ तैयार होकर बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। हमेशा की तरह इसने पहले ही लोकेशन ऑन करके डैशबोर्ड पर मोबाइल रख लिया था। जब रास्तों को ही ना पता हो तो फिर क्या जरूरत है तुम्हें ड्राइवर की नौकरी करने की। साशा ने इसे खड़ी खड़ी सुनाई थी। मैडम, रास्तों का इल्म मुझे हो जाएगा, अलबत्ता नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए मैंने ये नौकरी की है। ठहरे हुए लहजे में जवाब देकर वो खामोश हो गया। पता भी है कराची की सड़कों पर कितना मुश्किल है गाड़ी चलाना, और तुम्हें जरा भी तजुर्बा नहीं। खौफ आता है मुझे तुम्हारे साथ पीछे बैठते हुए। इसने घूर कर साथ को देखा। आप बेफिक्र हैं, आपकी जान की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने चाहा तो मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा ड्राइविंग में। बड़ी सॉफ्ट नेचर थी इसकी। बड़ी से बड़ी बात पर भी सुलझे अंदाज में बात करने का आदी था। अब कि वो चुप हो गई। ब्लॉक बी में ले चलो ड्राइवर, गाड़ी वहां मेरी 2 फ्रेंड्स को पिक करना है। साशा की बात पर इसने सर हिला दिया। जुबी और सेलिना भी तैयार श्यार होकर चले आए। साथ को देखकर जुबी बार बार इशारे कर रही थी नंबर का, जबकि साशा का गुस्से से बुरा हाल था। जब तक वो मॉल में शॉपिंग करने लगी, वो बाहर गाड़ी से टेक लगाए इनका इंतजार करने लगा। जैसे वापस आई, जुबी ने इसे देखकर दिल पर हाथ रखा था। वाह यार, ये ड्राइवर है या हीरो, कसम से ये तो मेरा दिल लूट रहा है। ड्राइवर माय फुट। जुबी, अगर तुमने अब दोबारा इसे हीरो कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन अपने हाथों से दुबा दूंगी। वो गुस्से से इसे देख रही थी। साद ने भी इसे सामने से आते देख लिया। वो गाड़ी में बैठने लगा था कि अचानक साशा गुस्से से इसे देख रही थी।
साद ने इसे सामने से आता देख लिया। वो गाड़ी में बैठने लगा। साशा बुरी तरह चिल्लाने लगी, ड्राइवर तुम्हें होश नहीं है क्या? इतना सामान लेकर मैं खड़ी हूँ, ये सामान कौन रखेगा गाड़ी में? इसने बड़ी बदतमीजी से कहा था। सेलिना और जूबी भी इसे घूर कर देखने लगी, लेकिन इससे खाक पड़वा थी। साद ने खामोशी से सारा सामान लेकर गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। फिर वो ड्राइविंग करने लगा, लेकिन दिल ही दिल में सोच रहा था कि इस बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की के साथ ये ड्राइवर की नौकरी करना बहुत मुश्किल है। डैडी, आपसे एक बात करनी है मुझे। वो रात को बहरोज आफंदी के सर हो गई। ये जो नया ड्राइवर रखा है आपने, अल्लाह इसे यूनिफॉर्म बनवा कर दे दीजिए। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो हैरान थे। आपकी महंगी गाड़ी चलाकर ये अपने आप को हीरो समझता है। एटीट्यूड ऐसे दिखाता है जैसे इसकी जाती गाड़ी है। ऊपर से इसकी ड्रेसिंग देखकर मुझे सख्त कोफ होती है। वो गुस्से में इनसे कह रही थी, लेकिन बेटा, साद एक पढ़ा लिखा डिग्री याफ्ता नौजवान है। इसने मास्टर कर रखा है। मैंने आरसी तौर पर इसे ड्राइवर की नौकरी दी है। जैसे ही कंपनी में कोई अच्छी जगह खाली होगी मैं इसे वहां ट्रांसफर कर लूंगा। और यूनिफॉर्म कैसे मैं इसे बनवा कर दे सकता हूँ? अकबर भी तो ऐसे ही ड्राइविंग करता था। और दूसरी बात यह कि हसन का यूनिवर्सिटी फेलो है, इसने सिफारिश की थी इसकी नौकरी की। डैडी की बात पर वो पहलू बदल कर रह गई, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो इस यूनिवर्सिटी लेकर जाने लगा, वो गुस्से से साथ से कहने लगी, ड्राइवर हो तो ड्राइवर बनकर रहो, मालिक नजर आने की कोशिश क्यों करते हो? इसकी इस बात पर वो हैरान रह गया। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रही हैं। धीमे लहजे में कहता हुआ इसकी बात की तह में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मेरा मतलब साफ है, इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके महंगी गाड़ी में बैठकर क्या शो करवाना चाहते हो कि गाड़ी तुम्हारी है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम सिर्फ एक मामूली ड्राइवर हो, लेकिन लोग तुम्हें देखकर गलतफहमी का शिकार हो। बस यही एहसास से कमतरी दिखाना चाहते हो तुम। साशा ने नखोद से कहा था, ये सिर्फ आपकी सोच है मैडम, मेरी नहीं। मैं ऐसी कोशिश क्यों करूंगा जबकि मैं अपनी औकात अच्छी तरह पहचानता हूँ? तो फिर ऐसी ड्रेसिंग करने का मतलब? साशा ने नाक चढ़ाई थी। साफ सुथरा उम्दा लिबास पहनना हर इंसान का बुनियादी हक और ये इसका अपना शौक है। आप मेरी अच्छी ड्रेसिंग से मेरी सोच का अंदाजा ना लगाएं। वो रसानियत से कहता पुरे तमाद अंदाज में गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ठीक है, तुम मुझे ना ज्यादा समझाओ, अपने काम से काम रखो। गुस्से से कहती वो मोबाइल चलाने लगी। साथ के लबों पर एक थकन ज़दा मुस्कान थी। रोजाना रात को वो अम्मा और बहनों से मोबाइल पर खैर खैरियत पूछता। अभी भी अम्मा से बात करते वो लॉन में दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया, ये जाने बिना कि इससे थोड़े से फासले पर लोहे के झूले पर बैठी साशा इसकी सारी बातें सुन रही है। जी अम्मा, मैं बहुत ख्याल रखता हूँ अपना। सेठ साहब बहुत अच्छे हैं और बेगम साहिबा भी मेरा हाल चाल पूछती रहती हैं। अभी चंद महीने मुझे यही नौकरी करनी होगी क्योंकि यहाँ पर रहने का अच्छा इंतजाम है, खाने पीने की भी सहूलत है। बस एक परेशानी, वो भी इनकी नक चढ़ी बेटी। साशा का गुस्से से बुरा हाल था। जैसे पलटी वो रुख मोड़े कॉल पर बात करता, इसकी मौजूदगी से बेखबर था। तल मिलाकर वो अपने कमरे में चली गई। नाइट सूट चेंज करके वो क्लिनजिंग करती खिड़की में खड़ी थी जब इसकी नजर ड्राइवर पर पड़ी। लॉन में रखी कुर्सी पर बैठा वो बड़े मजे से मोबाइल चला रहा था। इसका शाहाना अंदाज देखकर वो जल भुन गई। मामा डैडी ने कुछ ज्यादा ही से सर पर चढ़ा ली है। दूसरे दिन वैसे यूनिवर्सिटी लेकर जा रहा था जब वो नक चढ़ाते हुए कहने लगी, एक गरीब ड्राइवर हो, मामूली सी नौकरी करते हो तो इतने अच्छे से महंगी ड्रेस कहाँ से खरीदते हो तुम? इसके लहजे में तंज महसूस करके साद अफसुर्दगी से मुस्कुराया। वैसे आपको ये पूछने का हक तो नहीं है मैडम, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये मेरे दोस्तों की नवाजिश है। तो कुछ माँ का प्यार। 2-4 मैंने खुद खरीदे, बाकी दोस्त भी दे देते हैं। वो हैरान था कि आखिर साशा मैडम को इसके कपड़ों से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस बात पर तो चिढ़ रही थी। जब भी वो इसके साथ कहीं जाती या तो लोग इसका ऐसे मंगेतर या फिर बॉयफ्रेंड समझते, लेकिन इस बात से साद नावाकिफ था। इसकी दिली कैफियत अजीब सी हो रही थी कि अमीर लोग समझते हैं कि गरीबों को अच्छा पहनने ओढ़ने का हक नहीं। हसन भाई के बाबा डैडी बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड थे। 1-2 बार मिल चुकी थी वो हसन से। फिर इस दिन भी वो मम्मी के साथ लाउंज में बैठी थी जब साथ चला आया। बेगम साहिबा, मुझे आज आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? दरअसल मुझे एक बहुत जरूरी काम है, कहीं जाना है इंटरव्यू के लिए। खुशबुओं में बस इनके सामने सर झुकाए खड़ा था, वही नक्सक से तैयार पैंट शर्ट पहने। हाँ हाँ चले जाओ, वैसे भी हमें शाम को ही एंगेजमेंट के फंक्शन में जाना है। साशा, तुम भी साथ चलना मेरे।
तुम बेफिक्र होकर जाओ। जी जी बेगम साहिबा, मैं 2 बजे तक वापस आ जाऊंगा। अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है। वो दोनों अभी अभी उठकर अपने कमरे से बाहर आई थी। साशा हैरत से इसे सर से पांव तक देख रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी जगह इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहा है। फिर इसे गाड़ी में जाता देखकर वो तिलमिलाई थी। मम्मा एक ऐसा मुलाजिम है, नौकर से ज्यादा मालिक लगता है। आप देखें कैसे डैडी की गाड़ी को वो अपनी जाती इस्तेमाल के लिए ले गया। पूछने की जहमत भी नहीं की। अरे क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? कल ही इसने मुझसे कहा था कि इसे एक जरूरी काम से इंटरव्यू के लिए जाना है। मैंने कहा था कि वो गाड़ी में चला जाए, कोई मसला नहीं है। क्या हो गया साशा, तुम्हारी सोच को बिल्कुल एक छोटी क्लास वाली लड़कियों की तरह बिहेव कर रही हो। मम्मा की बात पर वो खामोश हो गई, लेकिन वो हैरान थी। क्या वो ये नौकरी छोड़ने वाला है? अच्छा है, कम से कम मेरी तो जान छूटेगी इससे। मैं तो तंग आ गई हूँ सबको बता बता कर कि ये एक ड्राइवर है। हसन भाई की बहन की एंगेजमेंट थी। वो मम्मा के साथ जा रही थी क्योंकि डैडी नहीं जा सकते थे। इनकी एक अहम बिजनेस मीटिंग थी। जाना था, वो भी नहीं जाती थी, लेकिन मम्मा के कहने पर तैयार हो गई। रेड कलर की शर्ट और व्हाइट कलर का ट्राउजर पहने, साथ ही इसने एक सिल्क का दुपट्टा भी लिया था। कानों में व्हाइट कलर के नगीने, स्याह बाल शानों पर बिखरे थे। वो हल्का फुल्का तैयार हुई थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोरी रंगत सुर्ख रंग में और भी खिल उठी थी। मम्मा इसे देखकर खुश हो गई। वाह, मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा लग रही है। हर माँ की तरह इन्हें भी अपनी बेटी पर प्यार आया था, तो हंस पड़ी। बस कर दीजिए अब, चलो आ जाओ बेटा, फिर जल्दी वापस भी आ जाएंगे। तुम्हारे डैडी ने कहा है कि मेरे घर आने तक तुम दोनों वापस आ जाना। एक अच्छे बाप और शौहर की तरह इन्हें भी अपनी बीवी और बेटी की ऐसे फिक्र रहती थी। साशा ऐसे ही लाड प्यार में पलकर जवान हुई थी। फिर वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गईं और गाड़ी हस्बे मामूल साथ ड्राइविंग कर रहा था। इसने ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहन रखा था। वो खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था जब बेगम साहिबा कहने लगी, साथ तुम भी वहीं पर रुक जाना क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद वापस भी आना है। बेगम साहिबा की बात पर इसने जी ठीक है कहते हुए सर हिला दिया। फिर जैसे ही वो इस शानदार बैंक्वेट में पहुंचे, लोगों का एक हुजूम था यहाँ पर, लेकिन हसन ने साशा और सामिया बेगम को देख लिया। वो इन दोनों से मिल रहा था, तभी इसकी नजर साद पर पड़ी। कैसे हो तुम, और नौकरी तुम्हारी ठीक जा रही है? हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे पूछा था, जी हसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नौकरी भी बहुत अच्छी जा रही है। अच्छा ठीक है, आओ फिर तुम भी फंक्शन एंजॉय करो। नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ हसन भाई। लेकिन हसन जबरदस्ती से अंदर बुला लाया। वो इसका यूनिवर्सिटी फेलो रह चुका था। वो सीनियर था जबकि 7 जूनियर। साशा नहीं चाहती थी कि इसे अंदर हसन भाई ने बुलाया। तभी वो सामिया बेगम से गुस्से में कहने लगी, इस ड्राइवर को देखो जरा, ना जाने अपने आप को क्या समझने लगा है। हमारे साथ फंक्शन एंजॉय करने अंदर चला आया। वो कोने में बैठे साथ को देखकर कह रही थी। ब्लैक कलर का कुर्ता शलवार पहने वो सबसे डिफरेंट लग रहा था। मुसलसल मोबाइल में मसरूफ न जाने किससे हंस हंस कर मैसेज पर बात कर रहा था। क्या हो गया तुम्हें साशा, तुम अपने फंक्शन एंजॉय करो। इसे हसन ने अंदर बुलाया। मैंने खुद देखा है। सामिया बेगम ने इसे घूरा था। फिर वो खुद अपने एक जानने वाली की तरफ बढ़ गई थी, जबकि साशा चलती बुनती वहीं बैठ गई। वो हैरान रह गई थी जब इसने हसन की केजन राबेल को साथ से बात करते हुए देखा। न जाने वो इससे क्या कह रही थी, लेकिन राबेल ने अपना मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। शायद वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। साशा अपनी कैफियत पर हैरान थी। आखिर वो बार बार इससे क्यों देख रही है, इसकी हर हरकत को, हर बात को नोट कर रही है। ये सोचते इसके वजूद में एक कपकपाहट सी दौड़ गई। वो अपने तासुरात, अपने जज्बात पर हैरान थी कि इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। अगर अबेल इसे बात कर ली है या फिर साद ने इसे अपना नंबर दे दिया है तो वो एक ड्राइवर है। इसकी इतनी औकात नहीं कि मैं इसके बारे में सोचूं। बाल झटकते हुए वो एक लड़की की तरफ बढ़ गई जो इसकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। फिर खाना खाते वो वापस आ गए। सामिया बेगम तो अंदर चली गई, लेकिन वो साद के सामने खड़ी थी जिसने अभी अभी गाड़ी पार की थी। इसने एक कदम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ाए ही देख के साशा ने इसका रास्ता रोक लिया। हम तुम्हें इसलिए अपने साथ फंक्शन में लेकर गए थे कि तुम लड़कियों को नंबर बांटते फिरो, हर जगह अपनी शानदार पर्सनालिटी का फायदा उठाते हो, न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बना चुके हो। वो इसकी बात पर हैरान रह गया। मैडम आप क्या कह रही हैं? मैंने किसको नंबर नहीं दिया, और फंक्शन में मैं जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन हसन भाई ने मुझे जबरदस्ती अंदर बुला लिया। अगर आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा मैं आपके साथ किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करूंगा। वो हैरान था इसके गुस्से पर। अच्छा, नंबर तुमने नहीं दिया राबेल को? क्या कह रही थी वो? तुम्हें अपने दिल की कैफियत छुपाती इससे पूछने पर मजबूर हुई।
رابیل کون؟ رابیل میں نہیں جانتا. کس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں؟ کہیں وہ لڑکی تو نہیں جو مجھ سے میرا نمبر مانگ رہی تھی؟ کیونکہ انہیں اپنی چھوٹی بہن کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت تھی. سعد حیران تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنی وضاحتیں کیوں دے رہا ہے. وہ یہاں کا ملازم ہے، کوئی زر خرید غلام تو نہیں. لیکن ساشا اس کا راستہ روک کر ہر تفصیل جاننا چاہتی تھی. اچھا تو تم رابیل کی چھوٹی بہن کو پڑھانے جاؤ گے؟ اتنا وقت ہے تو ہمارے پاس 24 گھنٹے کے لیے تمہیں یہاں پر ڈیڈی نے ہائر کیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی نوکری پر توجہ دو. اسے کھڑی کھڑی سنا کر پیر پٹکتی وہ اندر چلے گئی. پیچھے سعد اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا. اسے یہاں نوکری کرتے ہوئے 3 مہینے ہونے والے تھے، لیکن وہ اس لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ اس سے اس طریقے سے بات کیوں کرتی ہے. وہ کمرے میں آتے بستر پر گر سے گئی. یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہر وقت میرا ذہن اس انسان میں اٹکا رہتا ہے. ہو دا ہل. وہ غصے میں بالوں میں انگلیاں پھنسائے بستر پر بیٹھی تھی. جان بوجھ کر وہ سب کر رہا ہے تاکہ کسی امیر لڑکی کو پھنسا کر اسے اپنی طرف مائل کر سکے. اور یہی سب تمہارے ساتھ ہوا ہے ساشا فندی. تم بھی تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہو. یہ سب اس کی سازش ہے. اچھی ڈریسنگ، اچھی شکل تو خدا نے دے رکھی ہے، اور پھر ایٹیٹیوڈ دکھانا. وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی. اپنے دل کی حالت پر حیران ہوتی اس نے آنکھیں بند کر لیں. تبھی ہلکی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا. سامیہ بیگم اس سے دیکھ کر حیران تھی. وہ تو ڈریسنگ بھی چینج کر کر آئی تھی، جبکہ ساشا ابھی تک ایسے ہی جس طرح لیٹی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی. کیا ہوا میری لالی؟ ابھی تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے؟ ماما کی آواز پر ایک دم اس نے چونک کر انہیں دیکھا. ارے آپ ڈیڈی آ گئی ہیں اپنی میٹنگ سے واپس؟ جی میری جان، میں تمہیں بلانے آئی تھی. پوچھ رہے تھے تمہارے ڈیڈی صبح سے دیکھا جو نہیں اپنی لاڈلی کو. لیکن یہ چہرہ کیوں اترا ہے میری بیٹی کا؟ وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے. کچھ نہیں ماما، بس تھکن ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، پھر تم آرام کرو. میں ڈیڈی کو کہہ دیتی ہوں کہ صبح ناشتے پر دیکھ لینا اپنی بیٹی کو. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ ساشا کافی دیر تک جاگتی رہی. اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی تھی. سعد اماں سے روزانہ ہی بات کرتا، حالانکہ جس دن تنخواہ ملتی اس سے اگلے دن ہی وہ گاؤں چلا جاتا. بہنوں سے مل کر اور اماں کے گلے لگ کر اس سے عجیب سی خوشی ملتی تھی. شاید ان سے دور رہنے کی عادت نہیں تھی. بڑے بڑے خواب لے کر وہ شہر گیا تھا کہ جاتے ہی اسے اچھی تنخواہ والی نوکری مل جائے گی. لیکن اس کے سارے خواب مٹی ہو گئے جب وہ 2 مہینے تک سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں بھٹکتا رہا. وہ اتفاق سے اس کی حسن بائی سے ملاقات ہوتی. نہ ہی وہ اسے نوکری پر لگواتے، پھر بھی ڈرائیور کی نوکری سے اسے اچھی خاصی تنخواہ مل رہی تھی. سکون بھی تھا، رہنے کی پریشانی اور کھانے کی کوئی ٹینشن نہ تھی. یہی سب سے خوش کر دینے والی بات تھی. لیکن پھر بھی وہ روزانہ اخبار میں نوکری تلاش کرنا نہ چھوڑتا. جہاں پر بھی انٹرویو دینے کا موقع ملتا فوراً کاغذات لے کر پہنچ جاتا. ویسے تو اسے ڈرائیور کی نوکری میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ساشا کا رویہ سمجھ سے باہر تھا. وہ تو اس کی بڑی عزت کرتا تھا. میڈم کے علاوہ اس کی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ کچھ کہتا. لیکن وہ اکثر ہی اس سے عجیب و غریب بات کرتی، کبھی اس کی ڈریسنگ کے بارے میں تو کبھی اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں. حالانکہ وہ ایسا نہیں تھا، نہ اس کی عادت تھی ایٹیٹیوڈ دکھانے کی، اور نہ ہی اس نے یہاں کر اچھی ڈریسنگ کرنا شروع کی تھی. بلکہ وہ تو شروع سے ایسا تھا. لیکن شاید وہ لڑکی جانتی نہیں تھی. تبھی اس پر کبھی تحقیر آمیز انداز میں طنز کرتی تو کبھی اس کی بےعزتی کر دیتی. اس پر بھی وہ برا نہیں مانتا. نوکر کے اوپر روگ نہیں جھاڑ دے گا تو پھر اسے اپنا غصہ دکھائے گا، یہی سوچ کر حسین نظر انداز کر دیتا، اور اس کے غصے کو بھی جو بن بادل کے برستا رہتا. ساشا اب اسے مکمل اگنور کرنے لگی. وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تو مجال ہے جو ایک لفظ بھی اسے کہہ دیتی، بلکہ جب بھی بات کرتی اس انداز میں کہ ساتھ کو وہ لفظ چابک کی طرح لگتے، پھر جیسے وہ کوئی ملازم نہیں بلکہ ایک زر خرید غلام ہو. لیکن نوکری کرنا اتنا آسان بھی تو نہیں ہوتا، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. یہی سوچ کر وہ مستقل یہاں پر ٹکا ہوا تھا جب تک اسے کوئی دوسری اچھی نوکری نہ مل جاتی. پھر اس دن بھی اسے ایک برتھ ڈے پارٹی پر جانا تھا. رات کے 10 بج گئے لیکن وہ ابھی تک تیار نہ ہوئی تھی، جبکہ بار بار سرینا کی کال آ رہی تھی، جب تک تم نہیں آؤ گی میں ہرگز کیک نہیں کاٹوں گی. اب وہ فوراً پہنچو میری برتھ ڈے پر. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی. سمپل سی ڈریسنگ، ہلکا پھلکا میک اپ کیے. وہ ساتھ سے کہہ چکی تھی کہ گاڑی نکالے. پہلے بہت دیر ہو گئی تھی. ڈرائیور گاڑی تیز چلانا. بہت دیر ہو رہی ہے مجھے. اس کے مغرورانہ انداز پر سعد نے جی میڈم کہتے ہی سر ہلا دیا.
लेकिन इसे मुतबादिल लॉन्ग रास्ते से जाता देखकर वो चिल्लाई थी, ये क्या कर रहे हो तुम, मुझे और देर करवाना चाहते हो? शॉर्टकट से जाने के बजाय लॉन्ग रास्ता इख्तियार किया तुमने जानबूझकर। नहीं नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं भला जानबूझकर आपको क्यों देर से पहुंचाऊंगा। दरअसल वो रास्ता खतरनाक है और अभी रात के 11 बजने वाले हैं। सुना है कि वहां पर डाकुओं का राज होता है रात के वक्त, हर आने जाने वाले को टारगेट करते हैं। वो धीमे अंदाज में इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। डाकू माय फुट, मैं कह रही हूँ कि इसी रास्ते से लेकर चलो, देहाती लोग वाकई बहुत डरपोक होते हैं। वो रोज पर तंज कर रही थी और साथ खामोश रहा तो फिर इसने वही शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लिया। ये देखकर साशा को भी इत्मीनान हुआ, लेकिन अभी 10 मिनट गुजरे थे कि इस वीरान सड़क से गुजरते हुए अचानक किसी ने इन्हें रुकने का इशारा किया था। वो खौफ से पहली पीली पड़ गई और सामने नकाबपोश 2 लोग थे जिनके हाथों में पिस्टल भी बंदूक के जोर पर इन्होंने गाड़ी रोक ली थी। ये देखकर खौफ के मारे वो कांपने लगी। आज तक इसने ऐसा सीन नहीं देखा था, वो भी अपनी रियल लाइफ में। साथ भी जान गया कि वो यहाँ इस रास्ते से आने के बाद बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर वो अकेला होता तो शायद इतना परेशान ना होता, लेकिन अब इसके साथ एक लड़की थी, इसकी इज्जत और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी साथ की थी। गाड़ी के दराज में एक पिस्टल भी मौजूद था, वो अगर इस्तेमाल करता भी तो शायद साशा की वजह से नहीं कर सकता था। अगर इसे कुछ हो गया तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए चुपचाप वो सारी चीजें इनके हवाले कर दी। इन्होंने साथ का मोबाइल भी ले लिया, तो साशा का मोबाइल और पर्स भी। चेहरे की रंगत जर्द लिए वो गाड़ी में छुपने की कोशिश कर रही थी। इसका पूरा वजूद खौफ से कांप रहा था, लेकिन अचानक ही डाकू जाते जाते पलटे थे। इनकी निगाह इस गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की पर थी। साथ इन्होंने मुकम्मल नजरअंदाज किया, फिर इस पर हुक्म चलाते हुए कहने लगे, चलो लड़के, तुम अंदर गाड़ी के बैठे रहो, अगर ज्यादा शोर किया तो हम ये गाड़ी भी छीन लेंगे। चलो लड़की, तुम बाहर आओ। इन्होंने पिस्टल का रुख किया साशा की तरफ, जिसका दिल खौफ के मारे दहल गया था। साथ में एकदम ही गाड़ी का दराज खोला, फिर महारत से वो पिस्टल अपने हाथ में छुपा लिया। जैसे वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलने लगे, वो अचानक ही दरवाजा खोलकर इसके सामने चला आया और सीधा पिस्टल इनके ऊपर तान लिया। खबरदार, जो लड़की को हाथ भी लगाया तो मैं गोली चलाने में देर नहीं करूंगा। इसकी भारी गरजदार आवाज साशा की आंखें फट पड़ी थी। डाकू भी हड़बड़ा गए, इन्हें तो पिस्टल ताने का मौका भी ना मिला। ठीक है, हम नहीं छेड़ेंगे लड़की को, इसलिए हमें जाने दो। ये कहते ही वो दोनों मोटरसाइकिल पर बैठ गए। जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, साथ ने बहुत तैयार भी नीचे कर लिया, लेकिन इन्होंने अचानक ही मकारी दिखाई। जाते जाते एक फायर किया जो सीधा साथ के बाजू को छूती हुई न जाने कहां अंधेरे में गायब हो गई। एक खून का फवारा था जो इसके मजबूत सेहतमंद बाजू से निकला था। इसकी सफेद शर्ट दागदार हो गई थी और वो हैरान था। गोली चलने की आवाज साशा ने भी सुनी थी। वो नहीं जानती थी कि गोली साथ को लगी। वो तो जब इसने हल्की रोशनी में जमीन पर पड़ा लाल सुर्ख खून देखा तो बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। वो अपना बाजू हाथ से दबाने की कोशिश करता खून रोकने की सही कर रहा था। साशा गोली लगी इसके बाजू को देखकर मुसलसल चीखें मार रही थी। इसने आज अपनी जिंदगी में पहली दफा किसी को गोली लगते हुए देखा था। वो बुरी तरह हरासा और खौफजदा नजर आ रही थी। सादी से देखकर हैरान था। प्लीज कूल डाउन, चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप एक काम करें, कोई दुपट्टा मेरे बाजू पर बांधे, जिससे फौरी तौर पर खून थोड़ा बंद हो जाएगा। बहना हालांकि इसे शदीद कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द, अपनी कैफियत पर काबू पाने ऐसे हालात समझाने की कोशिश कर रहा था जो बिल्कुल भी अपने हवास में नहीं लग रही थी। तभी कुछ भागते दौड़ते कदमों की आवाज आई। वो लोग थे जो गोली की आवाज सुनकर इस तरफ आए थे। साथ के वजूद को खून में लथपथ देखा तो फौरन ही एक आदमी ने कॉल करके एम्बुलेंस को बुला लिया। चंद मिनट बाद ही शोर मचाती एम्बुलेंस चली आई। साथ ही इसके साशा बैठी। वो हैरान था। इसने अपने दोनों हाथों में साथ का हाथ थाम रखा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने ही जिद की थी इस रास्ते से आने की। मुसलसल आंसू बहा रही थी। तभी पास में खड़े लोग इसे तसल्ली देने लगे। बीबी जी परेशान मत हो, आपके शौहर को कुछ नहीं होगा, बाजू में गोली लगी है, कोई खतरे वाली बात नहीं। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रही थी, मुसलसल रोते हुए अपने आप को कोस रही थी। इसके पास मोबाइल भी नहीं था कि वो किसी को कॉल कर ले। अस्पताल
बताती फिर लोगों ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया और इमरजेंसी रूम में साद को फौरन ही डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया। यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट की जा रही थी। वो साशा की रोती हुई आंखें देखकर अपनी हालत, अपनी तकलीफ भूल गया। हैरान था कि वो लड़की जो हर वक्त गुस्सा और नफरत का इजहार करती थी, आज इसकी तकलीफ पर ऐसे तड़प तड़प कर रो रही थी जैसे वो इसका कोई अपना हो, कोई बहुत अजीज गहरा रिश्ता जिससे वो खोने से डर रही हो। वो हैरान इस हालत में भी सोचने पर मजबूर हो गया। फिर पुलिस ने ही बहरोज आफंदी तक ये इतला पहुंचाई थी कि रात को एक एक्सीडेंट हुआ है, जो गाड़ी रोड पर खड़ी मिली, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। ये बात सुनते वो फौरन अस्पताल भागे थे, जहां खड़ी सिमी हुई साशा रोई जा रही थी। इन्होंने अपनी बेटी को गले लगाकर तसल्ली दी, बार बार इसे देखते कि कोई जख्म या चोट तो नहीं लगी। साशा रोते हुए कहने लगी, मैं ठीक हूँ डैडी, लेकिन साथ इससे गोली लगी है, बहुत सारा खून जाया हुआ है इसका। वो इसके लिए तड़प रही थी। डैडी ने इसे तसल्ली दी, डोंट वरी, इसका बंदोबस्त कर दिया, उसका अच्छे से इलाज करवाऊंगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे भी खून लगा था इस वाक़े का, इसके जहन पर गहरा असर हुआ था। फिर रात को वो बिस्तर पर लेटी इसके बारे में सोचे जा रही थी। वो तो लंबे रास्ते से जाना चाहता था जो बिल्कुल महफूज था, लेकिन वो जानबूझकर इससे तंग करने के लिए, वो रास्ता इख्तियार करने के लिए कह रही थी, जिसके बाद इन्हें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। चलो इसका मोबाइल और पर्स तो नया आ जाएगा, लेकिन साध ना से वो अपने मोबाइल से महरूम हुआ था, बल्कि इसके गहरे जख्म भी लगे थे। सिर्फ इसकी वजह से वो अपने आप को एक नदामत, एक शर्मिंदगी में महसूस कर रही थी। तब अगले ही दिन इसने खानसामा से कहकर यखनी सूप और फ्रूट्स वगैरह रखकर एक बड़ा सा टिफिन पैक करवाया था। वो ये सारा खाना साथ के लिए ले जा रही थी। सामिया बेगम भी हैरान रह गई। इसके घर वाले नहीं है मम्मा, यहाँ पर हमें इसका ख्याल रखना होगा। सामिया बेगम मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों नहीं बेटा, तुम ठीक कह रही हो, आखिर को तुम्हें बचाते हुए वो जख्मी हुआ है। सच में वो एक बहुत अच्छा मुहाफिज साबित हुआ। मेरी तरफ से भी इसकी खैर खैरियत पूछ लेना। इसने फौरन हाँ में सर हिला दिया। फिर वो सारा सामान लेकर हॉस्पिटल चली आई। रास्ते में इसने महसूस किया कि एक बुके भी ले लिया। वो अपने दिल को अजीब अंदाज में धड़कता हुआ महसूस कर रही थी। बेरोज आफंदी की वजह से इसका एक अच्छे और महंगे अस्पताल में इलाज हो रहा था, जहां पर वो एक प्राइवेट रूम में था। वो इस बात पर भी सेठ साहब का शुक्रगुजार था। कैसी तबीयत है अब आपकी? नर्म आवाज पर इसने आंखें खोली थी। वो नींद में था, शायद ये दवाइयों का असर था। साद हैरान रह गया। वो एक फूलों का खूबसूरत बुके लिए इसके सामने खड़ी थी। फौरन सहारा लेते हुए इसने बैठने की कोशिश की। अरे मैडम, आप मेरा हालचाल पूछने आई हैं, बड़ी बात है, शुक्रिया आपका। साद के कहने पर वो शर्मिंदा हो गई, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अंदर से बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ, वो सर झुकाए से कह रही थी। नहीं नहीं, जो किस्मत में होता है वो होकर रहता है, आपको परेशान या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेरोज आफंदी जैसे इंसान बहुत कम इस दुनिया में होते हैं, वो मेरा बहुत अच्छी तरह इलाज करवा रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है आजकल के दौर में। वो डैडी की तारीफें कर रहा था। साशा ने गहरी नजरों से इसे देखा, फिर जल्दी से कहने लगी, मैं आपके लिए ये सूप और यखनी लेकर आई हूँ, निकाल लेती हूँ, आपको यकीनन भूख भी लग गई होगी। ये हकीकत बात थी, साद को बहुत शिद्दत की भूख लग रही थी। शायद ही कमजोरी का असर था। इसकी खामोशी पर साशा यखनी प्याले में डालने लगी। इसके दाएं हाथ पर चोट लगी थी, ऐसे में यखनी पीने में बड़ी परेशानी हो रही थी। तभी वो जल्दी से आगे बढ़ी। मैं पिला देती हूँ आपको। साद अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन साशा के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, जिसके चेहरे पर बला का सुकून था। क्या आपने अपने घर वालों को बता दिया इस हादसे के बारे में? साशा की बात पर वो मुस्कुरा दिया। नहीं, अगर बता देता तो सब यहाँ पर पहुंच जाते, और अम्मा का तो रोना ही बंद ना होता, इसलिए मैंने इन्हें बताना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी डॉक्टर्स ने कहा है कि मैं एक हफ्ते में ही रिकवर हो जाऊंगा और पहले की तरह अपना काम करने लगूंगा। ये सुनकर साशा ने हाँ में सर हिला दिया। साद ने इससे झूठ कहा था। कम से कम 1 महीना लगना था इसकी रिकवरी में, क्योंकि खून बहुत ज्यादा बहा था और जख्म भी थोड़ा गहरा था। वो 1-2 महीने तक कभी ड्राइविंग भी नहीं कर सकता था। सारे फॉर्म जैसे अधूरे रह गए, लेकिन फिर भी वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था, जिसने माँ की दुआओं की वजह से इसका जान बख्शी करवा दी। लेकिन साशा कुछ और ही सोच रही थी। आपका मोबाइल भी वो लोग ले गए थे, शायद आपने अपनी वालदा से बात भी नहीं की। चाहे तो आप मेरे मोबाइल से इनसे बात कर लें। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा बात, मुझे इतनी परेशानी नहीं है। साद इसके नरम रवैये पर हैरान था। बस वो ऊपर ऊपर से इतने सख्त दिल और मगरूर लगती थी, लेकिन अंदर से किसी नर्म गदास फूल की तरह थी।
क्या मैं आपके बाल संवार दूं, बहुत बिखरे हुए हैं। वो जिस मोहब्बत से कह रही थी वो इसे इनकार न कर सका। पर्स से फिर ब्रश निकालकर वो इसे कंघी करने लगी। वो एक बेहतरीन ड्रेसिंग नक में रहने वाला इंसान था, लेकिन इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर था। सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से काफी देर तक इसके साथ वक्त गुजारने के वो अपने दिल में अजीब सा सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन वो मासूम लड़की नहीं जानती थी कि वो जिस सुकून को महसूस कर रही है इसका नाम मोहब्बत है। बहरोज अफंदी भी इसकी खैर खैरियत पूछने आए थे। अस्पताल का सारा बिल इन्होंने अदा किया। 7 दिन के लिए बहुत शुक्रगुजार था। 6 महीने हो गए थे इस इनके पास नौकरी करते हुए। सच में दोनों मियाँ बीवी बहुत बड़े दिल के मालिक थे, और बेटी का दिल तो इनसे भी ज्यादा खूबसूरत था। अपने लिए वो नर्म रवैया, नर्म एहसासात देखकर इसे अपना खुशनसीब महसूस हो रहा था। जैसे अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ वो पुराने गांव के लिए रवाना हो गया। अब इसे वहीं रहना था, जाहिर है इस हालत में जबकि मुकम्मल रिकवरी भी ना हुई थी। वो दोबारा ड्राइविंग की नौकरी नहीं कर सकता था, लेकिन साशा 2 दिन बाद फिर इससे मिलने के लिए तड़प रही थी। वो हैरान थी कि हर वक्त इसके जहन पर साथ सवार होता। सरीना और जूबी भी इसकी हालत देखकर हैरान थी। तुम्हें क्या हो गया? जब से वो तुम्हारा ड्राइवर अस्पताल में, तुम्हें तो इसकी बातों से फुर्सत नहीं। कभी कहती हो कि इसने किसी हीरो की तरह तुम्हारी जान बचाई, तो कभी कहती हो वो किसी मुहाफिज की तरह तुम्हारा साया बन गया है। क्या हो गया है तुम्हें साशा? कहीं इस हीरो नुमा ड्राइवर से तुम्हें मोहब्बत तो नहीं होगी? सेलिना की बात पर वो अपने दिल में चोट सी बन गई थी। बज़ाहिर झूठ बोलते नफी में सर हिलाते वो इनसे कहने लगी, जी नहीं, ये मोहब्बत नहीं बल्कि इंसानियत है। अगर कोई आपके लिए अपनी जान पर खेल जाए तो क्या आप इसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? आपका फर्ज बनता है कि तारीफ की जाए, ठीक है। अगर तुम्हें इसकी तारीफ बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। वो रूठ कर जाने लगी तो वो दोनों ने इसे वापस पकड़कर बिठा लिया। अरे बेवकूफ लड़की, हम तो इस बात पर परेशान है कि अगर तुम्हें इस ड्राइवर से मोहब्बत हो गई और तुम्हारे डैडी को ये बात पता चल गई तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी, जो किसी मिलियनर से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपने बढ़ते हुए कदम रोक लो। साशा का दिल धक धक कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं होना। इन दोनों को गुस्से से जवाब दी थी। वो उठकर थोड़ी देर बाद घर आई थी, लेकिन फिर से इसका दिल मचल रहा था। जाने वो साथ को देखना चाहती थी। कहाँ जाने की तैयारी है बेटा? सामिया बेगम इसे मुस्कुराते हुए कह रही थी। मामा, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ साथ की खैरियत पूछने। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, लेकिन बेटा वो तो चला गया है अपने गांव। 2 दिन हो चुके हैं इसे गए हुए। मामा की बात पर इसका दिल गम से बोझल हो गया। इसे बेयकीन निगाहों से अपनी माँ को देख रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? गांव चला गया? इसने नौकरी छोड़ दी है? इसका दिल डूब रहा था। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे डैडी ने इसकी जगह पर नया ड्राइवर रख लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अंदर से चीखें मार रही थी, जबकि इसके चेहरे की जर्द रंगत सामिया बेगम से छुपी ना रह सकी। वो परेशान हो गई। क्या हुआ है तुम्हें? इसके लिए इतना परेशान हो रही हो? वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसे अब आराम की जरूरत है, तभी तो अपने घर वालों के पास चला गया। ये तो शुक्र है कि खुदा ने खैर कर दी। वो भी अपनी माँ का एक बेटा है, जिस तरह तुम हमारी इकलौती बेटी हो। मामा के कहने पर इसकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे इसने रुख मोड़ कर बड़ी महारत से छुपाए थे। थोड़ी देर के बाद इसे खामोशी पर सामिया बेगम कमरे से बाहर चली गई, लेकिन वो बिस्तर पर लेट कर रो रही थी। मुझे पता भी न चला और तुम मेरी जिंदगी से यूं गायब हो गए। अभी तो मैंने अपने दिल में छुपी मोहब्बत को पहचाना भी नहीं था। बिस्तर में लेटी वो तड़प तड़प कर रो रही थी। वो हैरान थी अपने दिली कैफियत पर। ऐसे लग रहा था जैसे इसका कोई जिस्म का हिस्सा इससे जुदा हो गया हो। साथ को देखकर अम्मा एकदम से खुश हुई, और फिर इसकी हालत के बाजू पे बंधी पट्टी देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से साथ के समझाने पर इन्होंने रोना बंद किया। अनम और मरियम भी भाई को देखकर परेशान हो गईं। वो तो इस बात पर खुश भी ना हुई कि भाई ने बगैर बताए गांव आ गए। बहरोज आफंदी ने इस पर एहसान किया था कि 2 महीने की तनख्वाह भी इसे एडवांस में दे दी थी। इसने अम्मा को सब कुछ बता दिया, लेकिन वो इस बात पर परेशान हुआ जब वो कहने लगी, बस साथ अब मैं तुझे शहर जाने नहीं दूंगी। ना से तेरी जान को खतरा है, बल्कि मैं तो तुझे देखने के लिए तरस गई हूँ। इस बात पर वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिलहाल वो खुद भी इस हालत में दोबारा नौकरी तलाश नहीं कर सकता था जब तक मुकम्मल ठीक नहीं हो जाता। अभी वो चचा के साथ जमीनों पर काम करने लगा। चची भी इसे देखकर कहने लगी, हो गए तेरे ख्वाब पूरे शहर में कमाने के। देख कैसा तोहफा लेकर शहर से वापस आया। चची की बात पर वो मुस्कुरा दिया। इस दिन जमीनों में काम कर रहा था जब एक बच्चा आकर कहने लगा, साथ भाई वो एक बहुत बड़ी मैडम आई है आपसे मिलने के लिए। इतनी बड़ी गाड़ी है इनकी,
بچے کی بات پر وہ حیران رہ گیا. جیسے ہاتھ صاف کرتا گھر پہنچا، سامنے کھڑی اس بڑی میڈم کو دیکھ کر ساتھ کو یقین نہ آیا. وہ اس کے چھوٹے سے گھر کے صحن میں کھڑی اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی. میڈم آپ یہاں؟ ساشا کو لگا اس نے اپنی زندگی کو پا لیا. آج بھی اس نے سفید کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی شاندار شخصیت پر خوب جچ رہا تھا. ساتھ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساشا میڈم اس سے ملنے آئی ہیں. اس کی آنکھوں اس کے چہرے کی چمک سے گھبرانے لگا تھا. وہ اتنا نادان نہیں تھا کہ اس کے جذبات کو نہ سمجھ پاتا. فیروزی کلر کا خوبصورت سوٹ پہنے وہ سامنے کھڑی تھی، جس کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ تصور کرتا. وہ آج ایک تصویر کی طرح اس کے سامنے موجود تھی. آپ کی ایک امانت میرے پاس تھی، وہی پہنچانے آئی ہوں. کیسی امانت؟ آپ بیٹھے تو صحیح. اماں یہ میڈم ہے جن کے بنگلے پر میں نوکری کرتا تھا. یہ ان کی بیٹی ہے. وہ اماں سے ملوا رہا تھا جبکہ انم اور مریم خوامخواہ اسے دیکھ رہی تھی، مسکرائے جا رہی تھی. ساشا ان دونوں سے باتیں کرنے لگی جبکہ ساتھ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے بڑے بزنس مین کی بیٹی کی کیا او بھگت کرے. تھوڑی دیر بعد اس نے ساتھ کے سامنے وہ مہنگا موبائل رکھا تھا. وہ دراصل تمہارا موبائل وہ ڈاکو لے گئے تھے، اس لیے میں تمہیں یہ گفٹ کے طور پر دے رہی ہوں. اس کی آنکھوں میں محبت کے جذبات تھے. سعد نے نظر چرائی. یہ آپ کیا کر رہے ہیں میڈم؟ میں اتنے مہنگے گفٹ کے قابل نہیں ہوں. مجھے سستے موبائل استعمال کرنے کی عادت ہے. میں اس کا گفٹ لینے میں ہچکچا رہا تھا. گفٹ کی کوئی قیمت نہیں ہوتی سعد، تم پلیز رکھ لو اسے. وہ اصرار کر رہی تھی. وہ بھی حیران رہ گیا. ہمیشہ اسے ڈرائیور کہہ کر مخاطب کرنے والی آج اس کا نام لے رہی تھی. اس کی ماں اور بہنوں سے ایسے گھل مل گئی جیسے برسوں کا رشتہ ہو. پھر وہ ساتھ سے کہنے لگی کیا مجھے اپنا گاؤں نہیں دکھاؤ گے؟ یہاں کی ہریالی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیوں نہیں، آئے میرے ساتھ. جو گاؤں میں ہماری تھوڑی بہت زمین ہے وہ میں آپ کو دکھا کر لاتا ہوں، لیکن اس کے برابر میں اس کے گاؤں کے زمیندار کا باغ ہے جسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوں گی. وہ اسے زمینوں پر لے آیا. وہ گاؤں کی سوندھی سوندھی مٹی کی خوشبو محسوس کرتی اس کے سنگ چل رہی تھی. دونوں محبت کی سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے، لیکن ساتھ جانتا تھا جس راستے پر وہ چل رہے ہیں اس کی کوئی منزل نہیں ہے. اس کی آنکھوں میں مہکتے جذبات اس کے چہرے پر عیاں تھے. ساتھ کے ساتھ چلتے وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. اچھا 2-3 میری تصویریں بناؤ یہاں پھولوں کے پاس. وہ کھڑی ہو کر مسکرا رہی تھی. ساتھ نہیں جانتا تھا کہ وہ تصویریں لیتے لیتے ایک تصویر وہ اپنے دل میں بسا لے گا، کبھی نہ مٹانے کے لیے. اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن سعد اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے دل میں بسا لے گا، کبھی نہ مٹانے کے لیے. اس کے ساتھ بہت خوش نظر آ رہی تھی، لیکن سعد اسے سمجھانا چاہتا تھا. وہ اسے کسی خوش فہمی میں مبتلا کرنے آئی تھی جسے وہ دور بھاگتا تھا. اس رات جس طرح ساشا نے اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو تھام رکھا تھا، محبت تبھی ان دونوں کے درمیان منتقل ہو گئی تھی. ایک خوبصورت دن گزار کر وہ واپس شہر آ گئی. کیا اب تم کبھی شہر نہیں آؤ گے مجھ سے ملنے بھی نہیں؟ آنکھوں میں محبت بھر کر وہ ساس سے پوچھ رہی تھی. اس نے فوراً نظر چرائی. اگر اس کی آنکھوں میں جھانک لیتا تو وہ بھی عشق آتش کا شکار ہو جاتا. ساشا کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ واپس شہر آئے، لیکن اس سے وہیں پر آنا تھا. دوسرے دن مما چلی آئیں. کیا گاؤں تم گئی تھی اس ڈرائیور سے ملنے؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی. مما ڈرائیور مت کہیں، اس سے وہ ہماری نوکری نہیں کرتا. ساشا کے فوراً کہنے پر وہ حیران رہ گئی. یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ساشا کہ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو. مما کے کہنے پر وہ حیران تھی. کیا مطلب؟ کیا کیا میں نے؟ تبھی انہوں نے ساشا کے دونوں بازو جھنجھوڑے تھے. میں ماں ہوں تمہاری، تمہارے دل کی حالت تمہارے چہرے سے پڑھ لی ہے. مت رکھو اس نادان محبت کے راستے پر قدم، تمہیں کوئی منزل نہیں ملے گی. اگر تمہارے ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو غضب ہو جائے گا. سامیہ بیگم کی بات پر وہ صدمے میں تھی. کیوں ایسا ہوگا؟ میرا حق نہیں ہے کہ میں محبت کروں؟ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور مجھے بھی ہو گئی ہے ساتھ سے. اور ماما میں اسے شادی کروں گی. میں اپنی محبت کو پانا اس کے باغی انداز پر. سامیہ بیگم دہل کر رہ گئی. کیا ہوگا ساشا کی محبت کا انجام؟ کیا مل جائے گی اسے ساتھ کی محبت یا پھر ادھوری رہ جائیں گی اس کی خواہشیں؟ یہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے. ویٹ کیجیے گا ہماری اگلی ویڈیو کا. اگر ناول اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں. شکریہ.